आइए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने वॉल्यूम वन यूथ कंपटीशन के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन थे उसे मैंने करवा दिया हूं। अब मैं वॉल्यूम वन के जितने क्वेश्चन बचे हैं उसको मैं इस लेक्चर में रिवीजन करवाऊंगा। और मैंने दो वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, उसके बाद ये तीसरा वीडियो है। और तीनों वीडियो में मैं जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है पूरा इलेक्ट्रिकल का उसे मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो देख रहे हैं आप, सीधे तो उस वीडियो पे भी जाए ताकि जितना भी है सबसे ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का लेक्चर वही रहेगा। उसमें हम मशीन और जितने भी जनरेशन ट्रांसमिशन था उन सभी लेक्चर क्वेश्चन को हम उसमें डिस्कस करे हैं। ठीक है, आइए आज हम इसको डिस्कस करते हैं। जितने क्वेश्चन हमारे पास है उनको देखो। यदि वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच में कोई अन्य माध्यम लाए तो संधारित्र की धारिता पहले की अपेक्षा कैसे हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर हम वायु की जगह पे हम दूसरे माध्यम को अगर यूज करते हैं तो वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। परमिटिविटी की यूनिट की अगर बात करेंगे तो हेनरी पर मीटर होती है परमिटिविटी की यूनिट। ठीक है, विद्युतशीलता का मात्रक क्या था? परमिटिविटी। परमिटिविटी परमिटिव ये परमिबिलिटी की यूनिट हेनरी पर मीटर और परमिटिविटी की यूनिट फेराड पर मीटर। दोनों के में कंफ्यूजन नहीं होना। परमिटिविटी हेनरी पर फेराड पर मीटर और परमिबिलिटी हेनरी पर मीटर। ठीक है, किसी पदार्थ का न्यूनतम आवेश का मान कितना होगा? तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। ठीक है, 1 वोल्ट समान रहेगा, 1 वोल्ट के समान वोल्टेज बराबर होता है जूल पर कूलम होगा। तो ये जूल पर कूलम यूनिट हो जाएगी और उसके किया गया कार्य बटे आवेश। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो संधारित्र पर विभवांतर पहले की अपेक्षा दुगना कर देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी? तो विद्युत क्षेत्र विभवांतर पर निर्भर करता है। एक संधारित्र पर विभवांतर पहले की अपेक्षा दुगना कर देने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी? विभवांतर पर निर्भर नहीं करेगी ये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। दो समान व बराबर आवेशों के मध्य एक तीसरा आवेश को अगर हम रखते हैं तो तीसरा आवेश रखने से क्या होगा? स्थायी समव्यवस्था में वो रहेगा। ठीक है, तीन आवेश जो क्रमशः क्यू क्यू है और क्यू है, ये दो ठीक है तुल्य, एक के तुल्य है। तो एक समत्रिभुज, एक त्रिभुज के समान इसको हम अलग अलग रखेंगे। शीर्ष पर रखे तो परिव्रत के केंद्र पर होगा तो विद्युत क्षेत्र ऐसा 0 होगा। ठीक है, एक यहाँ पर रखा, एक यहाँ पर रखा और समान है भुजा। ठीक है, तो विभव शून्य होगा इसमें। इसकी बात कर रहा है केंद्र पर कैसा होगा। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा परंतु विभव कैसा हो जाएगा? उसमें शून्य होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर हम तीनों बराबर रखेंगे तो कैसा है ये? विद्युत क्षेत्र तो शून्य नहीं होगा लेकिन विभवांतर इसमें शून्य हो जाएगा। दो समांतर में संयोजित कैपेसिटर, समांतर में संयोजित कैपेसिटर देखो, एक कैपेसिटर ये है और एक समांतर में ये कैपेसिटर रहेगा। तो इसको पैरेलल में रहा तो इसको क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 2 + 2 कितना होगा? तो 4 माइक्रोफेराड हो जाएगा। दो समान आकार के गोलाकार चालकों ए तथा बी जिनमें ए ठोस तथा खोखला है को समान विभव पर आवेशित किया गया है। यदि ए तथा बी पर आवेश क्रमशः क्यू ए तथा क्यू बी है तब तो ये दोनों कैसा हो जाएगा? बराबर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो संधारित्र में विद्युत आवेश संचित रहता है तो ये किसमें? पराविद्युत में संचित होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और दो आवेशित चालक गोले एक तार द्वारा परस्पर संबंधित किए गए हैं तथा दोनों आवेश पर भिन्न भिन्न आवेश कैसा होगा? भिन्न भिन्न कुल आवेश संरक्षण पर रहेगा इसमें। ठीक है, एक समांतर प्लेट संधारित्र में एक पराविद्युत स्लैब रखा गया है और संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर होगा तो ये कैसा होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर संग्रह कर सकता है तो कैपेसिटर कैसा संग्रह करेगा? आवेश को संग्रहित करेगा और ये किसमें? विद्युत क्षेत्र में करेगा। ठीक है, आवेश का एक खोखला गोला विद्युत क्षेत्र नहीं उत्पन्न करता है तो उसके आंतरिक बिंदु पर यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, स्थैतिक विद्युत कैसा? घर्षण से प्राप्त होता है स्थैतिक विद्युत। यदि परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो वह धनावेशित रूप होगा। ठीक है, कैसा होगा? एक धनावेशित। मैं ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन इसको रिपीट नहीं करूंगा लेकिन एक ही बार पढ़ूंगा और उसका आंसर दूंगा ताकि अगर आपको देखना है तो इसको डबल देख लेना रिवीजन करने के लिए। लेकिन हम कम समय में बहुत ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक आवेशित पिंड के चारों ओर का स्थान जहां पर आवेश चार्ज का प्रभाव रहता है तो क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा वो। ठीक है, विद्युत के एक कूलम कितने
ई एस यू के तुल्य होता है तो 3 × 10⁻9 ई एस के तुल्य होगा। पेपर कैपेसिटर सामान्य स्थिर कैपेसिटर रहता है, और माइका और सेरेमिक कैपेसिटर भी ये स्थिर कैपेसिटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो पेपर पेपर हो गया, और दूसरा माइका हो गया, और तीसरा ये सेरेमिक हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा कांस्टेंट कैपेसिटर की कैटेगरी में आएगा। ताप वृद्धि के साथ पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक क्षमता कैसे हो जाएगी, घट जाएगी डाइलेक्ट्रिक क्षमता टेम्परेचर बढ़ने पर। ठीक है, प्रेरक परिपथ में कैपेसिटर का उपयोग होता है, तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, इंडक्टिव सर्किट में शंकु के आकार के आवेशित चालक पर आवेशित वितरण होगा, तो वो एक समान रूप से वितरित होगा। सेलिंग फैन की मोटर में एक फेस लिफ्ट करने के लिए किस प्रकार का कैपेसिटर उपयोग किया जाता है, तो पेपर कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ठीक है, शून्यकृत स्थान की विद्युतशीलता होती है, तो एक होगी वो। और मीडियम की पराविद्युत क्षमता डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किलो वोल्ट पर एमएम प्रदर्शित होते हैं। किसी माध्यम पर उसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज सप्लाई करने पर मध्यम पंचर हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज अगर उस पर हम सप्लाई करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, पंचर हो जाएगा। ठीक है, केबल में न्यूनतम विभव प्रवणता कहाँ पर होती है, तो वो इंसुलेशन के ऊपर सबसे कम रहेगी, और कंडक्टर की सतह के ऊपर जो रहेगा वहां सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, विद्युत आवेशों के मध्य बल के लिए कूलाम का नियम खालिस्तान के समान होता है। कूलाम का नियम तो गुरुत्वाकर्षण नियम के समान रहता है कूलाम का नियम। ठीक है, गतिमान आवेश कैसा रहता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा गतिमान आवेश। ठीक है, एक खोखले चालक के गोले के अंदर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र नियत रहेगा खोखले चालक गोले के अंदर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, नियत रहेगा। यदि अनेक छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो पोटेंशियल में वृद्धि होगी, तो एक बड़ी बूंद की त्रिज्या के वर्ग के सीधे समानुपाती रहेगी। कैसे, बड़ी बूंद की त्रिज्या के वर्ग के सीधे समानुपाती। एक माइका तथा एक सेरेमिक कैपेसिटर समान माप के है, किसकी कैपेसिटी अधिक होगी, तो सेरेमिक कैपेसिटर की कैपेसिटी अधिक होगी। ठीक है, एक माइक्रोफेरड धारिता तुल्य है, तो 10⁻⁻6 फेरड के तुल्य रहेगा। दो कैपेसिटर को समांतर में कैपेसिटी उनके श्रेणी में कनेक्शन की कैपेसिटी का 4 गुना होता है, तो इसका अर्थ क्या है, तो दोनों की कैपेसिटी समान होती है। दोनों की कैपेसिटी कैसे होगी, समान होगी। कैपेसिटर के गर्म होने का क्या कारण है, तो लीकेज प्रतिरोध के कारण कैपेसिटर गर्म होता है। माइका कैपेसिटर का विशेष गुण क्या है, तो उसका लीकेज प्रतिरोध कम होता है माइका में। और R1 और तथा R2 त्रिज्या कैसी है, R2 की ज्यादा है और R1 की कम है, के दो गोले परस्पर एक चालकीय तार से जोड़े गए। यदि प्रत्येक गोले का आवेश Q दिया जाए, तब दोनों गोलों में पोटेंशियल कैसा होगा, शून्य होगा। दोनों गोलों में पोटेंशियल शून्य होगा। यदि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के स्थान पर कोई चालकीय पदार्थ रख दिया जाए, कैपेसिटर के साथ शॉर्ट सर्किट के रूप में काम करेगा। डाइलेक्ट्रिक के परमाणु को इलेक्ट्रॉन ब्रेकडाउन होने पर बाहर निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, वो ब्रेकडाउन होगा तो बाहर निकल आएंगे। ठीक है, एक आवेशित चालक के समीप अनावेशित अनचार्ज चालक लाने से आवेशित चालक की कैपेसिटी कैसे होगी, बढ़ती है। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटी कैसे होगा, केवल डीसी पर उपयोग किया जा सकता है। और कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे होगी, तो प्लेटों की मोटाई के परिवर्तन से कोई भी प्रभावित नहीं होगा। कैपेसिटर बनाने के लिए उच्च विद्युतशीलता और डाइलेक्ट्रिक उत्तम होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, चार्ज से बाहर की ओर होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। और एक आवेशित चालक के आवेश हटाने की प्रक्रिया क्या है, उसको ग्राउंड कर देंगे तो वो आवेशित हटा सकते हैं उसका हम। एक समविभव सतह इको पोटेंशियल सरफेस तथा विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव कैसा होगा, तो वो सदा 90 पर होगा। विद्युत क्षेत्र और इको पोटेंशियल, ठीक है, 90 डिग्री पर होगा। आइसोलेटेड आवेशित चालक पर आवेश चालक की सतह पर होता है, और कैपेसिटर 5 वोल्ट और 0.12 कूलम चार्ज स्टोर करता है। इसकी धारिता कैसे होगी, तो ये हमारे पास रहेगी 0.024 फेरड होगा। किसी कैपेसिटर में कैपेसिटी दर्शाने के लिए कलर कोड का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक में उसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग और दूसरा देखेंगे। दूसरे चैप्टर का ये आ गया हमारे पास। क्वांटिटी सीरीज में समान क्या रहेगी, तो करंट समान रहता है, वोल्टेज डिवाइडेड होता था। पैरेलल में वोल्टेज समान रहता है, करंट डिवाइड होता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मात्रक क्या है, तो ओम मीटर होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। वह पदार्थ जिसका सबसे कम विशिष्ट प्रतिरोध है, तो किसका, सिल्वर का विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा, 1.6 10⁻⁻8 होगा।
सर्किट एक्टिव एलिमेंट है तो करंट सोर्स की एक्टिव एलिमेंट और वोल्टेज सोर्स एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। फिलामेंट का लैंप कार्य करता है तो हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। एक आदर्श करंट सोर्स का होता है, आदर्श करंट सोर्स तो इन्फिनिटी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जीरो इंटरनल कंडक्टेंस में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, 1 किलोवाट 860 किलो कैलोरी होगा, और 41 और 84 आई थिंक होता है ना, ये भी जूल पे होता है। जब किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है तो ये पूरे सरफेस से एक समान रूप से वितरित हो जाता है। कैपेसिटर में इंटरनल हीटिंग होती है तो क्षण प्रतिरोध की वजह से उसमें कैपेसिटर में इंटरनल हीटिंग होती है। किसी चार्ज बॉडी के समीप रखे हुए अनचार्ज बॉडी का चार्ज हो जाना कहलाता है तो इंडक्शन कहलाता हो, ठीक है। 200 वोल्ट है और 100 वाट लैंप का प्रतिरोध देखेंगे तो हमारे पास वी स्क्वायर बटे आर बराबर पी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 200 वोल्ट गुणित 200 वोल्ट करेंगे और बटे में 100 कर लेंगे। दो जीरो से दो, दो क्या चार, तो ये हमारे पास 400 ओम आ गया, ठीक है। शुद्ध धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, तो वो टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ेगा। विद्युत संपर्क पर धारा के उत्तम प्रवाह हेतु प्रयुक्त कटिंग है तो सिल्वर की कटिंग की जाती है उत्तम प्रवाह के लिए। परावर्तक में प्रयुक्त कटिंग है तो रेडियम की कटिंग रहती है परावर्तक के लिए, ठीक है। स्वचालित मोटर गाड़ियों में बैटरी की वोल्टेज कितनी रहती है, 12 वोल्ट की बैटरी रहती है। किसी तार को मानक प्रतिरोध के रूप में लेने हेतु तो आवश्यक है तो तार का प्रतिरोध ताप गुणांक देखना जरूरी है इसमें, ठीक है। आर प्रतिरोध के एक तार को एन बराबर भागों में बांटा गया है तथा उन भागों को समांतर क्रमों में जोड़ा गया। यदि समांतर क्रमों में कुल प्रतिरोध आर है तो आर प्रतिरोध है तो हमारे पास कैसा रहेगा, तो आर बटे आर डैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसा रहेगा, आर बराबर एन स्क्वायर आर। कंडक्टर में करंट का बहाव होता है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट में करंट बहता है। स्थिर वोल्टता स्रोत की मुख्य विशेषता क्या है, तो निम्न आंतरिक प्रतिरोध के कारण होती है। और पूर्ण चालक कैसा रहेगा, इसकी प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। ओम का नियम संबंध देगा चालक में प्रवाहित धारा तथा वोल्टेज के बीच में, ये रिलेशन देता है। तीन समान प्रतिरोध श्रेणी समांतर और मिश्रित क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं तो ये चार प्रकार से किए जा सकते हैं, ठीक है। प्रतिरोध आर के एक तार को उस समय तक खींचा गया जब तक कि उसकी त्रिज्या आधी ना रह गई। खींचे गए तार का प्रतिरोध होगा तो वो 8 हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छे चालक रखते हैं तो उच्च चालकता रखते हैं। एक स्थिर सप्लाई वोल्टेज पर एक चालक में बहने वाली धारा घटती है तो चालक की लंबाई के बढ़ने से घट जाएगी। यदि किसी सर्किट में वोल्टेज आधा कर दिया जाए और प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाए तो धारा कैसे होगी, वो भी 4 गुना कम हो जाएगी उससे, ठीक है, 1/4 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसमें और बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। यदि किसी कंडक्टर में आई करंट जाती है और टी समय तक बहती है तो कंडक्टर प्रतिरोध कितना होगा, तो आई स्क्वायर आर टी होगा, आई स्क्वायर आर टी होगा इसमें, ठीक है। यदि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण उत्पन्न ऊष्मा के लिए नियम है तो वो जूल का नियम है। और इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतने चार्ज होते हैं और एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखेंगे तो 6.25 10 की घात 18 होगा, ठीक है। दक्षता का अनुपात है आउटपुट बटे इनपुट होगा, दक्षता का अनुपात। इलेक्ट्रिकल हीटर का तंतु बना होता है तो वो नाइक्रोम का बना होता है। रूम हीटर के साथ 100 वाट का बल्ब जुड़ा है। यदि इसे हटाकर 40 वाट का बल्ब हीटर के सीरीज में लगा दिया जाए तो हीटर का आउटपुट कैसा होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, P बराबर होता है वी स्क्वायर बटे आर होगा। अगर हमारा पावर कम हुआ तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा और हमारी आई स्क्वायर जो हमारे पास रहेगा ये हमारे पास बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि किसी इलेक्ट्रिकल आयरन को दिया गया वोल्टेज आधा कर दिया जाए तो आयरन का ऊर्जा खपत होगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान देना। अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करने के लिए हीटिंग कॉइल को जोड़ना चाहिए तो उसको हम समांतर में जोड़ना चाहिए। एक कूलम चार्ज के बराबर होता है जैसे 625 गुणित 10 की घात 16 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। ओम का नियम कैसा है, तो लीनियर ये सर्किट बनाता है, ठीक है। ओम का नियम के अकॉर्डिंग एक समान वोल्टेज के लिए 25 वाट और 100 वाट के बल्ब के प्रतिरोध अनुपात की बात करेंगे हम, तो हमारे पास जो प्रतिरोध इसका पावर कैसा है, कम है तो हमारा रेजिस्टेंस इसका ज्यादा रहेगा और इसका कम रहेगा, ठीक है।
विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई है तो किलोवाट आवर इसकी व्यवहारिक इकाई है, ये ध्यान रखना है। ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या है, तो एसआई मात्रक की बात करेंगे तो वो जूल हो जाएगा। और 1 किलोवाट में कितने जूल रहता है, तो 36 × 10⁵ जूल होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है हमें। मनुष्य के लिए खतरनाक करंट रहेगी तो 50 मिली एम्पियर की करंट है, मनुष्य के लिए खतरनाक रहेगी। ओम के नियम के लिए शर्त है तापमान कैसे होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, एक आदर्श वोल्टेज सोर्स का होता है तो शून्य स्रोत होना चाहिए। और किसी वोल्टेज सोर्स के लिए टर्मिनल वोल्टेज कभी भी स्रोत से अधिक नहीं हो सकता है। और नियत वोल्टेज सोर्स के लिए सक्रिय और यूनिडायरेक्शनल में काम करेगा वो। करंट के बहाव के लिए न्यूनतम आवश्यक है वोल्टेज सोर्स और एक कंडक्टर की आवश्यकता रहेगी तो करंट बहेगा। ठीक है, एम्पियर सेकेंड मात्रक किसका है, क्यू बराबर आई टी, मतलब आवेश का मात्रक है। क्यू बराबर एन भी लिख सकते हैं, क्यू बराबर सीवी भी लिख सकते हैं। ये तीनों फार्मूले को याद रखना, इससे न्यूमेरिकल आएगा। दो दिवेशीय तत्व नहीं है तो दो दिशीय तत्व नहीं कि धारा स्रोत नहीं है। वह परिपथ जिसकी विशेषता दोनों दिशाओं में समान होती है उसे दो दिवसीय बाइलेटरल कहते हैं हम। वह तत्व जिसमें खुद का कोई वोल्टेज या करंट ना हो कहलाता है निष्क्रिय कहलाएगा, पैसिव एलिमेंट कहलाता है। वह नेटवर्क जिसमें एक या अधिक वोल्टेज सोर्स हो कहलाता है तो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है वो। वह सिरा जहां दो से अधिक शाखा मिलती है कहलाता है ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, नोट कहेंगे हम उसको। ठीक है, शाखा के द्वारा बनाया गया बंद पाथ कहलाता है तो कुंडली कहलाएगा। यदि किसी सर्किट में ब्रांच की संख्या बी है और नोड की संख्या एन है तो समीकरण बनेगा B-N+1 बनेगा एक समीकरण। ठीक है, किरचॉफ का नियम मान्य है, रेखीय और अरेखीय दोनों के ऊपर मान्य रहेगा। ओम का नियम रेखीय में रहता है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम लागू होता है तो ये तंत्र संधि में लागू होता है। और विद्युत दाब कहलाता है तो वोल्टेज कहलाता है विद्युत दाब। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अ, 4 टर्मिनल नेटवर्क में निर्गत होता है तो टू पार्ट नेटवर्क होता है। रियोस्टेट की रेटिंग सामान्य वाट या एवं एम्पियर में होती है, रियोस्टेट की रेटिंग। ठीक है, एक्टिव नेटवर्क में धारा सोर्स और ईएमएफ होता है। किसी परिपथ में थेवेनिन तुल्यांक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए समस्त वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट कर दिए जाते हैं और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिए जाते हैं। किरचॉफ का वोल्टेज नियम को नहीं अप्लाई किया जा सकता तो समांतर में वोल्टेज नियम अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि वोल्टेज उसमें सेम रहती है। ठीक है, वोल्टेज उसमें सेम रहेगी। नॉर्टन प्रमेय किसी परिपथ में अप्लाई करने पर प्राप्त होता है तो एक धारा सोर्स एवं प्रतिबाधा समांतर क्रम में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। एक निष्क्रिय मतलब पैसिव नेटवर्क में धारा और वोल्टेज सोर्स कोई भी नहीं होता है पैसिव नेटवर्क में। ठीक है, किरचॉफ नियम लागू नहीं होता है तो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर पर लागू नहीं होता है ये ध्यान रखना है। वोल्टेज डिवाइडर परिपथ में प्रयोग किया जाता है तो वोल्टेज कहाँ पर डिवाइड होता है, वोल्टेज समांतर में डिवाइड नहीं होता है, वोल्टेज डिवाइडर श्रेणी में होता है। ठीक है, तो ये वाला गलत होगा, इसमें करंट डिवाइड होता है, ये ध्यान रखना। एक सोर्स में कनेक्ट किया लोड इंडक्टिव है। सोर्स से लोड को अधिकतम शक्ति ट्रांसफर होने के लिए सोर्स प्रतिबाधा होनी चाहिए तो कैपेसिटिव सोर्स प्रतिबाधा होनी चाहिए हमारी। ठीक है, कुंडली का क्यू बढ़ाने के लिए कुंडली में प्रयोग किया जाता है किया जाना चाहिए तो मोटा तार प्रयोग किया जाना चाहिए तो उसमें क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाता है। किरचॉफ का धारा नियम प्रयोग होता है तो केवल एस सी धारा नियम एसी और डीसी दोनों में यूज होता है। नॉर्टन प्रमेय दो टर्मिनल को परिवर्तित करती है तो ये स्थिर धारा सोर्स के साथ में एक समांतर प्रतिबाधा में उसको परिवर्तित करेगी। ठीक है, जनरेटर की प्रक्रिया लेंज के नियम के द्वारा समझाई जा सकती है। जनरेटर की प्रक्रिया कैपेसिटर की कैपेसिटी को प्रभाव नहीं होता है तो सी बराबर होगा ए बटे डी होगा। ठीक है, प्लेटों की मोटाई में परिवर्तन का कैपेसिटर में पराविद्युत हानि का कारण है तो क्षण धारा के कारण कैपेसिटर में पराविद्युत हानि होती है। नॉर्टन प्रमेय से प्राप्त होता है केवल करंट स्रोत। और अटेन्यूएटर का मुख्य फंक्शन क्या है, इनपुट को कम करना होता है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट ध्यान देना, इसमें एक न्यू है ये। ठीक है, बैंड पास फिल्टर में शंट एलिमेंट है तो ये हमारे पास हो जाएगा इंडक्टेंस कैपेसिटर और शंट कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, बैंड पास फिल्टर श्रेणी एलिमेंट रहेगा तो इंडक्टेंस कैपेसिटर श्रेणी कॉम्बिनेशन रहेगा इसमें। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति उच्च विभव की दिशा में होगी
और परमाणु का सबसे हल्का कण है तो इलेक्ट्रॉन है परमाणु का सबसे हल्का कण। चालकता प्रदर्शित करता है सीमेंस से, इसकी यूनिट जी से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, और मोह इसकी यूनिट है। ठीक है, एक आयरन पर कम से कम आवेश की मात्रा हो सकती है तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर कम से कम होगी आवेश की मात्रा। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई के ऊपर, वो निर्भर करेगा अनुप्रस्थ क्षेत्र, उसकी भौतिक अवस्था तथा तापमान पर। ठीक है, एक पूर्ण चालक है तो प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, तो एक पूर्ण चालक होगा प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। सभी अच्छे चालक रखते हैं तो ये उच्च चालकता को रखते हैं सभी अच्छे चालक। ओम का नियम संबंध देता है चालक में प्रवाहित धारा और वोल्टेज के बीच में संबंध देता है। किसी तार का मानक प्रतिरोध के रूप में लेने हैं तो आवश्यक है, तो तार का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए। दो विद्युत लैंप जिसकी शक्ति अलग अलग है 40 वाट है, को समांतर क्रम में जोड़ा गया, दोनों लैंपों की कुल शक्ति कितनी होगी, तो ये हमारे पास हो जाएगी 40 वाट हो जाएगी। ठीक है, समांतर में बात कर रहा है इस कारण से वो जुड़ जाएगी। ठीक है, धारा स्रोत को परिपथ में नेग्लेक्ट करने के लिए सोर्स के स्थान पर सोर्स के टर्मिनल के मध्य में ओपन सर्किट रखा जाता है। दो पार्ट नेटवर्क के विश्लेषण के लिए कौन से पैरामीटर अधिक उपयोगी है, तो ट्रांसमिशन पैरामीटर अधिक उपयोगी है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे, परिपथ में वोल्टेज सोर्स को नेग्लेक्ट करने के लिए सोर्स के स्थान पर सोर्स टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है। ठीक है, परिपथ को नेग्लेक्ट करने के लिए किन परिस्थिति में किरचॉफ का नियम फेल हो जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट में फेल हो जाता है। किसी परिपथ में ट्रांजिएंट धारा का कारण है तो परिपथ को अप्लाई की गई वोल्टेज है ये वाला। ठीक है, एक वायर गेज खेच के लंबवत रखा है, वायर में इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर प्रवाहित हो रहे तो वायर का चुंबकीय क्षेत्र के तल से एंटी क्लॉकवाइज होगा। प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर में श्रेणी एलिमेंट है तो कैपेसिटर रहेगा हाई पास फिल्टर में। ठीक है, एक कांस्टेंट के बैंड स्टॉप फिल्टर में शंट एलिमेंट होता है तो एलसी श्रेणी परिपथ में होता है। एक कैपेसिटर के चार्जिंग के समय धारा में एक्सपोनेंशियल डिके होती है, एक्सपोनेंशियल डिके होती है। वोल्टेज सोर्स की टर्मिनल वोल्टेज सोर्स ईएमएफ के कभी अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, एक विद्युत संपर्क पर धारा के उत्तम प्रवाह हेतु प्रयुक्त कटिंग का पदार्थ है तो ये सिल्वर होगा। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड का अर्थ है विद्युत अपघटन द्वारा जिंक की परत चढ़ाया जाना, गैल्वेनाइज्ड का। ठीक है, ताप गुणांक का मान ऋणात्मक होगा विद्युत अपघटन के लिए, और वीडीआर का प्रयोग किया जाता है तो परिपथ के आकस्मिक वोल्टेज परिवर्तन को रोकने के लिए। ठीक है, वीडीआर का प्रयोग किया जाता है। और निकिल आयरन क्षारीय सेलों में ताप बढ़ने पर ईएम कुछ घटता है तथा धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, किसी निकेल आयरन क्षारीय सेल में तापमान बढ़ने पर यह होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम के खनिज बॉक्साइट से एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए प्रक्रिया है तो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया है। और तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है तो कार्बन का होगा। प्रतिरोध कलर कोडिंग में काला रंग प्रदर्शित करता है तो ये हमारे पास काला रंग कलर कोडिंग 0 को प्रदर्शित करेगा। प्रतिरोध कलर कोडिंग में सिल्वर बैंड की टॉलरेंस है, गोल्ड सिल्वर गोल्ड की 5 है और सिल्वर की 10 रहेगी। प्रतिरोध कलर कोडिंग में 7 नंबर प्रदर्शित करता है तो ये बैंगनी रंग को प्रदर्शित करेगा। स्थायी सप्लाई वोल्टेज पर एक चालक में बहने वाली धारा घटती है तो चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्र के बढ़ने पर। ठीक है, और प्रयोगशाला में मापन यंत्र के कैलिब्रेशन में स्टैंडर्ड सेल की भांति प्रयोग किया जाने वाला सेल है तो लोसे सेल। और 60 वाट के बल्ब एक हीटर के श्रेणी में जोड़ा गया है। 60 वाट के बल्ब के स्थान पर 100 वाट के शक्ति का बल्ब प्रयोग किया जाए तो हीटर की निर्गत शक्ति कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर कम वाट का लगाते तो वो घट जाती। ठीक है, ऊर्जा की एक कमर्शियल यूनिट का मान है किलोवाट आवर, एम्पियर आवर घंटा किस राशि का मात्रक है, विद्युत की मात्रा है ये। और ईएमएफ से क्या तात्पर्य है, वोल्टेज सोर्स द्वारा उत्पन्न वोल्टेज से तात्पर्य है। और नेक्स्ट हम देखेंगे एक आवेशित संधारित्र की बैटरी से जुड़ा है। यदि इसकी प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ एक पट्टी रख दिया जाए तो
अपरिवर्तित रहेगा तो वोल्टेज क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा इसमें। ठीक है। संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो प्लेटों के आवेश पर वो निर्भर नहीं करेगी। एक आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित धातु की छड़ रखने पर प्रथम छड़ के विभव पर क्या प्रभाव होगा, तो वो घट जाएगी। ठीक है। किसी संधारित्र की धारिता सी फेराड है, यदि इस पर क्यू कूलाम आवेश हो तो क्या होगा, ऊर्जा एकत्रित होगी, तो ये हमारे पास स्टोरेज होगी। ठीक है। ये हमारे पास 1/2 CV रहता है। ठीक है। अब हमारे पास Q बराबर CV होता है, तो अलग अलग मान रख के हम इसको निकाल सकते हैं। CV स्क्वायर होता है ना, ये याद नहीं आ रहा मेरे को, थोड़ा सा इसको देख लेना एक बार। एक एम्पियर 6.25 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड उसमें बहते हैं। धारा घनत्व है विशिष्ट चालकता गुणित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगी इसमें धारा घनत्व में। और विद्युत तीव्रता का मात्रक है, तो वोल्ट पर मीटर विद्युत तीव्रता का मात्रक है। ठीक है। न्यूटन पर कूलम भी हो सकता है इसका। ठीक है। यदि किसी खोखले गोले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए, तो उसके भीतर का विभव होगा, तो धनात्मक और समरूप रहेगा। कैसा होगा, धनात्मक और समरूप रहेगा वो। एक द्रव्य की बूंद को आवेशित किया जाए, तो उसकी सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी, घट जाएगी। द्रव्य की बूंद को आवेशित अगर हम करते हैं, तो सिकुड़ने की प्रवृत्ति उसकी घट जाएगी। ठीक है। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ विद्युत फ्लक्स के भीतर विद्युत आवेश होता है, तो 1/μ0 गुना होता है। ठीक है, बंद पृष्ठ में। ठीक है। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र को करेगा, और गतिशील रहते विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करेगा। ठीक है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, तो फेरड होता है। वायु में गोलीय चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से बराबर होती है, तो वो गोले की त्रिज्या के। ठीक है। जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती है, तो उसकी धारिता घटती है। ठीक है। दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, तो श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो उसकी तुल्य धारिता कैसे होगी, श्रेणी क्रम में C/2 होगा। अगर वो समांतर में रहते तो 2C हो जाता। ठीक है। यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो, तो उनके समूह से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें कैसे जोड़ना चाहिए, तो समांतर में जोड़ना चाहिए। किसी वस्तु के का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होगा, तो 1 से। यदि चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है, तो उसका विभवांतर के अंतर के कारण ये उसमें बहेगा। ठीक है। दो लंबे समांतर धारावाही चालक के मध्य में एक व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो धारा के चालकों के बीच की दूरी के। ठीक है। यदि एक L लंबाई के धारावाही चालक में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक की चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर रखने पर चालक पर लगने वाला बल होगा, तो वो कैसा होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। चुंबकीय पारगम्यता की इकाई होती है, तो हेनरी पर मीटर होती है, पारगम्यता की इकाई हेनरी पर मीटर। और एक ही चुंबक के दोनों ध्रुव की सामर्थ्य होती है, तो कैसे होती है, समान होगी। ठीक है। किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। वे पदार्थ जिनकी चुंबकशीलता निर्यात में कम होती है कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबक पदार्थ कहलाएंगे। गिलबर्ट मात्रक है, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक है गिलबर्ट। ठीक है। और हिस्टेरिसिस हानि कम करने के लिए आवश्यक है, तो निम्न हिस्टेरिसिस गुणांक होता है। किसी चुंबकीय परिपथ का एमएमएफ, जिससे एन आई से भी हम प्रदर्शित करेंगे, विद्युत के संगत होगा, तो विद्युत वाहक बल के संबक होगा। ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा में चुंबक बनाने के लिए पदार्थ के गुण होने चाहिए, तो वो चुंबकशीलता उसमें ज्यादा होना चाहिए, हिस्टेरिसिस लॉस कम होना चाहिए। उच्च आवृत्ति पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर के कोर के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ होगा, तो वो फेराइट होगा। और विद्युत क्षेत्र तथा चुंबक क्षेत्र की तुलना में फ्लक्स संगत होगा, तो धारा के संगत होगा। और रेजिस्टेंस के संगत रिलेक्टेंस होगा। ठीक है। बाएं हाथ के नियम से अंगूठा क्या प्रदर्शित कर, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को वो प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अब मैं बात करूंगा, एक छड़ चुंबक को एल की शक्ल में मोड़ा गया है, और मुड़े हुए चुंबक कितना होगा, तो उसका आधा हो जाएगा, प्रारंभिक मान के आधा हो जाएगा। पदार्थ का वह गुण जिसमें चुंबक फ्लक्स के उत्पन्न होने का विरोध करता है, तो वो प्रतिष्ठम रहता है। ठीक है। और बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात किया जाता है, तो उसमें मोटर में ये बाएं हाथ का नियम लागू होता है।
और दाएं हाथ का नियम जनरेटर में लागू होता है। धारा, चुंबक क्षेत्र तथा चालक पर लगने वाले बल की दिशा हम इसमें देख सकते हैं, है ठीक है। वायु पथ का प्रतिष्ठम किसी चुंबकीय परिपथ की अपेक्षा अधिक होता है। इसको भी ध्यान रखना है, वायु पथ का प्रतिष्ठम किसी चुंबकीय परिपथ की अपेक्षा अधिक होता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक है वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला में होता है। और प्रतिष्ठम का संगत होता है तो प्रतिरोध रोधकता के संगत होता है। हिस्टेरिसिस लूप का क्षेत्रफल पदार्थ के किस गुण की माप है, तो ये प्रति चक्र के व्यव्य ऊर्जा की माप है। और वायु पथ का प्रतिष्ठम्भ किसी चुंबकीय परिपथ की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। यदि लोहे के छल्ले की अपेक्षा लकड़ी का छल्ला प्रयोग किया जाता है तो समान फ्लक्स घनत्व के लिए एम्पियर टर्न की संख्या कैसे होगी, अधिक होगी, क्योंकि उसमें क्या रहेगा हमारे पास, इसमें रिलेक्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है तो लौह चुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसे धनात्मक होती है। धारा वहन करता हुआ चालक चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमता है तो इसके घूमने की दिशा ज्ञात की जाती है, तो फेलेमिंग के बाएं हाथ के नियम के से ये ज्ञात की जाती है। और चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा प्रदर्शित करती है तो फ्लक्स घनत्व को प्रदर्शित करती है। वह नियत जिसके अनुसार प्रेरित ईएमएफ और धारा एक दूसरे को विरोध करता है तो लेंज का नियम है, जिसके कारण वो उस पर होने का विरोध करेगी। परा परा मैग्नेटिक पदार्थ की अपेक्षित चुंबकशीलता है एक से कुछ अधिक होती है। यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने का प्रभाव है तो चुंबकीय तथा उष्मीय दोनों होते हैं, चुंबकीय तथा उष्मीय। एक स्थायी चुंबक का चुंबकन उस अवस्था में समाप्त हो जाता है जब चुंबकन बल हटा दिया जाए तो वो समाप्त हो जाएगा। एक स्थायी चुंबक उस समय तक अपना चुंबकन बनाए रखेगा जब चुंबकन बल नहीं हटाया जाता तब तक उसमें बनाए रखेगा वो। एक चुंबक के ध्रुव अलग नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। एक विद्युत चुंबक की सामर्थ्य होती है, टर्न की संख्या बढ़ने पर बढ़ाई जा सकती है उसमें, ठीक है। एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, तो बाएं दाएं हाथ के नियम से इसको हम कर सकते हैं। जब विद्युत चुंबकीय परिपथ में स्विच ऑफ किया जाता है तो स्विच कॉन्टेक्ट पर स्पार्किंग का कारण है, तो उच्च इंडक्टेंस के कारण उसमें स्पार्किंग होता है इसमें, ठीक है। अब हम इसमें आगे देखेंगे, देखो इसमें क्या है, देखो चुंबकीय बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक है वेबर होता है। चुंबकीय वाहक बल किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रक्रिया द्वारा इसको उत्पन्न किया जा सकता है। कम धारा क्षमता के पदार्थ प्रयोग होते हैं तो अस्थायी चुंबक द्वारा इसमें प्रयोग किया जाता है। लौह पदार्थ को चुंबकन करने की प्रक्रिया होती है तो मौलिक चुंबक अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। किसी चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है, तो चुंबक फ्लक्स के लिए पदार्थ की चालकता, ठीक है। लंबाई एल का धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है जिसमें फ्लक्स घनत्व भी है और उसमें धारा आई बह रही है, तो उस पर लगने वाला बल कैसा होगा, तो आई बी एल, ठीक है। प्रेरित धारा की दिशा निर्भर करती है चुंबक क्षेत्र की दिशा के ऊपर निर्भर करेगी। एक चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव होगा तो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर इंगित करेगा। चुंबकीय परिपथ में सामान्य एक वायु गैप रखा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो सेचुरेशन का उद्देश्य रखता है। आर एल परिपथ में समय नियतांक का वह समय है जिसमें धारा अपने अंतिम मान का 63.2% उसमें हो जाए, ठीक है। और एक आयरन कोर वाली कुंडली में से आयरन को निकालने पर कुंडली का प्रेरकत्व कितना होता है, तो वो घट जाएगा। लेंज का नियम आधारित है तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कुंडली के उस गुण को जिसके कारण उसमें धारा परिवर्तन के कारण काउंटर ईएमएफ उत्पन्न होता है तो वो स्वप्रेरण के द्वारा। किसी परिपथ का स्विच ऑफ करने पर उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है यदि परिपथ में उच्च प्रेरकत्व हो तो, ठीक है। आरएल परिपथ को बैटरी से कनेक्ट करने पर धारा का अंतिम मान प्रेरकत्व पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। और चुंबक की धातुओं को आकर्षित कर सकता है तो कोबाल्ट, स्टील और निकिल को ये आकर्षित करेगा। एक चुंबकीय परिपथ की एक विद्युत परिपथ से तुलना करने पर चुंबकीय फ्लक्स के तुल्य है तो लाइन धारा में। आरएल परिपथ में एक स्विच के कॉन्टेक्ट के माध्यम में स्पार्किंग को स्विच
टर्मिनल पर एक कैपेसिटर कनेक्ट करके समाप्त किया जा सकता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए कठोर स्टील का प्रयोग किया जाता है, उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व उत्तम होता है। अ, स्थैतिक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निर्भर करता है, तो फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऊपर निर्भर करेगा। किसी कुंडली के प्रेरित क्षय होता है तो ये म्यूचुअली प्रेरित होता है। क्या विद्युत धारा सदैव एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है? तो हाँ, ये सदैव एक चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करेगी। ठीक है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे थोड़ा सा, और जो बचा है दो एक चैप्टर का उसको हम देख लेंगे, क्योंकि बाकी पहले ही करवा चुका। ठीक है। धारावाही चालक में उत्पन्न ऊष्मा निर्भर करेगी, तो वो एसी है या डीसी उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कितने उत्पन्न होंगे। ठीक है। किसी तरंग का वर्ग मध्यमूल मान आरएमएस वैल्यू और औसत मान को क्या करेंगे? वर्गाकार तरंग होगा। ठीक है, समान होता है वर्गाकार तरंग में, इसमें ये समान रहेगा। ठीक है। एक शुद्ध पेरेगत्व में औसत शक्ति व्यय होती है तो शून्य होगी उसमें, शुद्ध में। ठीक है। एक शुद्ध कैपेसिटर में भी औसत जीरो रहेगी, इसको भी ध्यान रख। प्रत्यावर्ती परिपथ में आकृति गुणांक कैसा होगा? तो आरएमएस मान बटे एवरेज वैल्यू होगा। ठीक है। वर्गाकार तरंग का आवृत्ति गुणांक होता है तो एक होता है उसका, वर्गाकार तरंग का। ठीक है। एक शुद्ध प्रतिरोधी टंगस्टन फिलामेंट बल्ब का शक्ति गुणांक कैसा होगा? तो उसका भी 1 होगा, इसको भी ध्यान रखना। एक एसी वोल्टेज तरंग की आवृत्ति कैसी होगी? तो आरएमएस वैल्यू बटे मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है। और एसी वोल्टेज में परिवर्तन होता है तो आयाम और ध्रुवता दोनों में परिवर्तन होता है, इसका ध्यान रखना। डीसी वोल्टेज स्थिर रहता है, आयाम और वोल्टेज ध्रुवता उसकी दोनों मतलब डायरेक्शन स्थिर रहती है। प्रत्यावर्ती धारा श्रेणी परिपथ अनुनाद की आवृत्ति कैसी होगी? तो ये हमारे पास आवृत्ति रहेगी, अनुनाद की आवृत्ति। ठीक है। एफ बराबर इसमें ये भी हमारे पास 1/2 पाई एफ अंडर रूट ये भी होगी। ठीक है। श्रेणी अनुनाद में प्रतिबाधा जेड का मान होगा, तो जेड का मान हमारे पास कम रहेगा, उसमें करंट ज्यादा रहेगा। ठीक है। और वोल्टेज मैग्नीफाइड के रूप में काम करता है। शक्ति गुणांकों का मात्रक 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। समांतर परिपथ में आवृत्ति ये हमारे पास रहेगी। और प्रवेश्यता y क्या है? एडमिटेंस बोलते हैं, जो कि इम्पीडेंस का ऑपोजिट होता है। इम्पीडेंस जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। एल आर और आरसी परिपथ में स्थिरांक होगा, तो एल आर में एल बटे आर और आरसी में आरसी होगा। समान अधिकतम मान के किस तरंग का आरएमएस मान न्यूनतम होगा? तो त्रिभुजाकार तरंग का न्यूनतम होगा। ठीक है। एक एलसीआर श्रेणी परिपथ अनुनाद पर धारा आई और पावर फैक्टर cos फाइव होंगे, यूनिटी पावर फैक्टर होगा तब ये। ठीक है। एक डेल्टा कनेक्शन परिपथ में एक प्रतिरोध खोलने पर कैसा होगा? डेल्टा में 1/3 हो जाएगा। ठीक है। और एडमिटेंस होता है, एडमिटेंस हमारे पास कैसा रहेगा? इसका प्रतिबाधा का ऑपोजिट रहता है। ठीक है। एलसीआर श्रेणी परिपथ अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा कैसे होगी? श्रेणी में उसमें कम रहेगी और करंट का मान इसमें मैक्सिमम रहता है, ये ध्यान देना है। हाफ पावर आवृत्ति पर आरएलसी श्रेणी परिपथ में धारा का मान होगा 1/2 अनुनाद धारा का होगा, हाफ पावर आवृत्ति पर। ठीक है। अनुनाद आवृत्ति से कम आवृत्ति श्रेणी परिपथ में कैपेसिटिव तथा समांतर परिपथ में इंडक्टिव होता है। श्रेणी तथा समांतर दोनों प्रकार के अनुनाद परिपथ में प्रतिरोध बढ़ने पर श्रेणी परिपथ की अपेक्षा विड्थ घटती है और समांतर परिपथ में बढ़ती है। ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, अभी हम नेक्स्ट में एक उच्च प्रेरकीय परिपथ के श्रेणी में एक कम मान का कैपेसिटेंस कनेक्ट किया गया है और परिपथ में अप्लाई की गई वोल्टेज तथा धारा का कौन होगा? तो कम हो जाएगा। और यदि कुंडली की वितरित धारिता अधिक है तो इसकी अनुनाद आवृत्ति कैसे होगी? उच्च होगी। और ट्रांजिएंट धाराओं का कारण है तो परिपथ की प्रतिबाधा के ऊपर रहेगा। ठीक है। और वर्गाकार तरंग आरएमएस तथा औसत मान में संबंध है, तो आरएमएस मान अधिक होगा, एवरेज वैल्यू कम होगा। ठीक है। एक परिपथ में कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस संयोजित है और अधिकतम पावर ट्रांसफर के लिए शुद्ध प्रतिरोध होना चाहिए। श्रेणी अनुनाद रेजोनेंस परिपथ में वोल्टेज सोर्स प्रतिरोध होना चाहिए, तो कम होगा ये। श्रेणी आरएलसी परिपथ में अनुनाद पर धारा का मान प्रभावित होता है, तो आर के मान से प्रभावित होता है।
श्रेणी परिपथ में अनुनाद रेजोनेंस अप्लाई वोल्टेज का मान वी पीक से संबंधित है, तो ये हमारे पास रहेगा वी आर एम एस बराबर होगा 1/707 पीक वैल्यू। डीसी पर कैपेसिटर का व्यवहार होता है तो ओपन सर्किट के रूप में व्यवहार करता है, और इंडक्टेंस शॉर्ट सर्किट के रूप में। ठीक है, ऐसी परिपथ में आभासी शक्ति होती है, आरएमएस मान हमारे पास आभासी शक्ति होगी। ठीक है, आरएमएस वैल्यू, वोल्टेज आरएमएस और करंट आरएमएस। आरसी परिपथ में समय स्थिरांक आर बढ़ने पर ये बढ़ जाएगा, और किसी कुंडली का क्यू बढ़ने पर पावर फैक्टर घटेगा। ठीक है, किसी प्रतिबाधा की प्रकृति धारिता होने के लिए आवश्यक होगी, तो ये हमारे पास कैपेसिटिव इंडक्टिव कैपेसिटिव कैसे होना चाहिए कि ये अधिक होना चाहिए। ठीक है, आरसी श्रेणी परिपथ प्रतिरोध आर का मान बढ़ने पर फेज कोण घट जाएगा, और परिपथ में इंडक्टेंस कनेक्ट करने पर धारा में तात्क्षणिक परिवर्तन नहीं हो सकता है, और एक आरएल डिस्चार्जिंग परिपथ में प्रतिरोध आर के टर्मिनल के मध्य है तो लीनियर डीके होती है। कैसी लीनियर डीके होती है। यूनिट रैंप फंक्शन के समाकलन पर प्राप्त होता है, तो ये यूनिट पैराबोलिक फंक्शन प्राप्त होता है। परिपथ में एसी पावर का व्यव्य केवल कैसा होगा, प्रतिरोध के ऊपर निर्भर करेगा वो। और एक परिपथ में किसी एलिमेंट के टर्मिनल पर वोल्टेज तथा धारा तरंग में कलांतर 30 डिग्री है, इसका अर्थ है दोनों तरंगों की आवृत्ति के समान होता है। एक ऐसी परिपथ में सदा होती है तो ऑपरेंट पावर एक्चुअल पावर से अधिक होगी। समांतर परिपथ में अनुनाद पर धारा मैग्निफिकेशन होता है, अनुनाद में समांतर में धारा मैग्निफिकेशन होगा, और उसमें वोल्टेज मैग्निफिकेशन होगा। ठीक है, सीरीज में। एक श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति धारा के मध्य खींचा जाता है, और विभिन्न अनुनाद परिपथों की सिलेक्टिविटी की तुलना बैंडविड्थ के पदों में की जाती है। कहां पर, बैंडविड्थ के पदों में की जाती है। स्टार प्रणाली में संतुलित भार संयोजित होने की स्थिति में न्यूट्रल धारा का मान कैसा होगा, तो 0 हो जाएगा। और प्रत्येक कला में संयोजित भार कैसा होगा, इंडक्टिव रहता है। डेल्टा पद्धति में संयोजित तीन समान प्रतिरोध त्रिकल विद्युत सप्लाई से संबंधित है। यदि एक प्रतिरोध नष्ट हो जाए तो उसका व्यय होगा 3 हो जाएगा, 1/3। स्टार पद्धति में, ये डेल्टा में बात कर रहे हैं, स्टार में संयोजित तीन तार त्रिकल विद्युत सप्लाई संबंधित है। अगर एक प्रतिरोध किसी कारण से जल जाए तो उसके पूर्व का 1/2 होगा। ये स्टार की बात हो रही है, और ये डेल्टा की बात हो रही है। डेल्टा में 1/3 होगा, इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और स्किन इफेक्ट के कारण ऐसे संचरण लाइन में धारा की प्रवृत्ति कैसे चालक की सतह से प्रवाहित होगी। सस्पेंशन टाइप इंसुलेशन प्रत्येक डिस्क में असमान धारा वितरित होगी, और लघु संचरण लाइन की लंबाई 80 किलोमीटर होती है, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन 160 से अधिक होगी, और 80 और 160 के बीच में मध्य रहेगी। बूस्टर है तो निम्न वोल्टेज उच्च वोल्टता के लिए श्रेणी जनरेटर है कि बूस्टर, और चालक के चारों ओर वायु के आयनीकरण के कारण ओजोन गैस की परत बननी है, तो कोरोना के कारण बनेगी। संचरण लाइन में झोल की बात करेंगे, एस सेक होता है, WL² 8T होगा। ठीक है, कोरोना हानि से संचरण लाइन की दक्षता कम हो जाती है। ठीक है, SCSR चालक में कोर चालक बना होता है, तो स्टील धातु का बनाया जाता है। और भारतवर्ष में किस वोल्टता पर संचरण नहीं किया जाता है, तो 11 किलो वोल्टता पर नहीं किया जाता है। तो उचित प्रभाव चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ने पर कम हो जाती है। ठीक है, इसकी प्रतिरोधकता बढ़ने पर ये कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो बढ़ेगी, डायमीटर उसका बढ़ेगा तो स्क्वायर में बढ़ेगा। ठीक है, तो उचित प्रभाव समानुपाती होते हैं चालक के व्यास के स्क्वायर के। पिन विद्युत रोधी सामान्य प्रयोग किए जाते हैं, तो 33 किलो वोल्ट तक प्रयोग किए जाते हैं। एक संचरण लाइन में लगे विद्युत रोधन में डिस्को की संख्या 10 है, तो संचरण लाइन की वोल्टता संभव है 110 है, जिसको तो 132 किलो वोल्ट होगी। ठीक है, कोरोना के प्रभाव से ऊर्जा हानि कैसे होगी, बढ़ जाएगी। संचरण लाइन में कोरोना उस समय तक होता है जब चालक पर प्रतिबल होगा 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर में। ठीक है, कोरोना प्रभाव से उत्पन्न ओजोन की उपस्थिति के कारण है, क्योंकि इसमें चालक में कोरोना जंग होता है।
ठीक है, जंग लगना होता है। कोरोना हानि के कारण उत्पन्न धारा नॉन साइनसोइडल हो जाती है। संचरण लाइन में दो खंभों के मध्य में चालक कैटेगरी के रूप में झूल होता है, इसका क्या है, तो सेक बोलेंगे उसको हम। ठीक है। संचरण लाइन में लकड़ी के खंभों के लिए वोल्टेज कैसा 22 किलो वोल्ट रहता है। संचरण लाइन में किसी स्थान पर ट्रांसफार्मर स्विच गियर लगाना, उस स्थान पर प्रयुक्त खंभे होना चाहिए, एच प्रारूपीय होना चाहिए। और किस ऋतु में कोरोना की सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो नमी वाले वातावरण में। और विद्युत शक्ति संचरण उच्च वोल्टता पर किए जाने के कारण है, तो संचरण हानि का कारण है। और एसी ऐसा चालक में स्टील तार का कारण है, तो अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना रहता है। ठीक है। और उच्च वोल्टता लाइन में सबसे ऊपर लगाए जाने वाला चालक है, तो भूचालक रहेगा। संचरण लाइन में पैरामीटर आरएलसी रहेगा। ठीक है। प्रतिरोध, कैपेसिटर और इंडक्टेंस। एससी एसआर में एल्यूमिनियम चालक के मध्य विद्युत रोधन है, तो उसमें कोई भी विद्युत रोधन नहीं यूज किया जाता है। और सबसे अधिक विश्वसनीय वितरण प्रणाली है, तो रिंग है। बस बार के लिए उपयुक्त पदार्थ एल्यूमिनियम है। इसका यूज क्यों करते हैं एल्यूमिनियम का यूज, तो मूल्य कम होने के कारण होगा। संचरण लाइन में गाय वायर का उपयोग खंभों को सहारा प्रदान करना है। एससीएसआर का अर्थ एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है। और कोरोना प्रभाव को कम किया जा सकता है, तो कंडक्टर के मध्य स्पेसिंग दूरी को बढ़ाकर या व्यास को बढ़ाकर कम कर सकते हैं। और सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ने पर स्किन प्रभाव बढ़ जाएगा। स्किन प्रभाव निर्भर नहीं करता है, तो तापमान के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। और ईस्टर्न इंसुलेशन में डिस्क है, तो केवल वर्टिकल प्लेन में उपयोग की जाती है। ओवरहेड लाइन में प्रयुक्त इंसुलेटर का मटेरियल सामान्य होता है, तो पोर्सिलिन का होता है। ये एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में बंडल कंडक्टर उपयोग किए करने का उद्देश्य क्या है, कोरोना मुक्त ऑपरेशन प्राप्त करना है। स्किन प्रभाव आवृत्ति के समानुपाती होता है। और अवाश्य क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन सामान्य होते हैं, तो 3 फेज और 4 वायर के होते हैं। ओवरहेड लाइन के कंडक्टर स्टैंडर्ड होते हैं। और इंडस्ट्रियल भारों का पावर फैक्टर पश्चगामी रहता है। ओवरहेड लाइन में सामान्य प्रयोग किया जाता है एससीएसआर कंडक्टर का। ट्रांसमिशन लाइन में क्रॉस आर्म स्टील की बनाई जाती है। और अंडरग्राउंड केबल में सीध सामान्य लेड की बनाई जाती है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कैसा रहता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारा डेल्टा स्टार श्रेणी होता है। और बूस्टर फीडर कनेक्ट किया जाता है श्रेणी में। वायरिंग स्थानों में प्रयुक्त कंडक्टर प्रया कैसा रहता है, स्टील धातु का रहता है। और ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसपोजिशन का उद्देश्य क्या है, संपूर्ण लाइन का रिएक्टेंस से एक समान करना रहता है। और आइसोलेटर सामान्य परिपथ में शून्य भार पर उसको चलाया जाता है। और चालक की एक साथ बॉन्डिंग करने का लाभ है कोरोना के कारण हानि को कम करना। संचरण लाइन में झोल चालक में प्रवाह होने वाली धारा पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। केबल को नम्य बनाने के लिए चालक को लड़ीदार स्ट्रेंथ बनाया जाता है। केबल का कवच लगाने का लाभ है नमी से सुरक्षा। और ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ने पर प्रतिशत प्रतिरोध ड्रॉप परसेंटेज रेजिस्टेंस ड्रॉप घट जाता है। और कंडक्टर का व्यास घटने पर उसकी इंडक्टेंस बढ़ती है। ठीक है। और कंडक्टर एसी प्रतिरोध डीसी प्रतिरोध की तुलना में अधिक होता है। इसका कारण है स्किन इफेक्ट और प्रोक्सीमिटी इफेक्ट रहेगा। सर्वाधिक मित्य मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज वह है जिसमें ट्रांसमिशन मूल्य न्यूनतम होता है। संट कैपेसिटेंस कम होने पर स्ट्रिंग की दक्षता बढ़ती है। और कागज विद्युत रोधी केबल पेपर इंसुलेशन केबल में चालक की परिसर लगभग 6 वर्ग सेंटीमीटर होती है। केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध निर्भर करता है, तो पराविद्युत सामर्थ्य और केबल की लंबाई और केबल के व्यास के ऊपर डिपेंड करेगा। एक फेज तार 4 तार चालक में न्यूट्रल चालक का परिक्षेत्र फेज से के बराबर रहेगा, चालक के परिक्षेत्र के बराबर रहेगा। भूमिगत केबल में सबसे अधिक प्रतिबल रहेगा शीत के ऊपर और चालक के मध्य में रहेगा। और इंडक्टेंस रेगुलेटर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और तेल पूरित केबल के लाभ है, तो केबल आयनीकरण एवं ऑक्सीकरण नहीं होता इसमें। और तेल पूरित केबल की हानि है, तो केबल उसको क्या करना, संयोजित करना कठिन रहेगा। ठीक है। बाह्य गैस दाब केबल में प्रयुक्त गैस और गैस दाब होगा, तो अक्यूरी गैस रहती है 12 से 15 वायुमंडलीय दाब पर रहती है।
ठीक है। दोषयुक्त केबल के साथ एक अन्य दोष रहित केबल उपलब्ध होने पर दोष ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है तो लूप मेथड रहेगी। ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में फेरांटी प्रभाव का अर्थ है शून्य लोड पर रिसीविंग सिरे पर वोल्टेज में वृद्धि। ओवरहेड लाइन में झोल बढ़ने पर इसका टेंशन कम हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन पर लोड सामान्य अनबैलेंस रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन पर लोड कैसा रहता है? अनबैलेंस रहता है इसमें, ये हमें ध्यान रखना है। ट्रांसमिशन लाइन में प्रयुक्त क्रॉस आर्म स्टील का बनाया जाता है। और किस डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में विश्वसनीय उत्तम होता है? तो रिंग में सबसे ज्यादा है। बूस्टर फीडर के श्रेणी कनेक्शन किया जाता है बूस्टर फीडर का। और ट्रांसमिशन लाइन का रेगुलेशन होता है तो पूर्ण लोड स्विच ऑफ करने पर रिसीविंग सिरे पर वोल्टेज प्रतिशत और जबकि सेंडिंग सिरे पर अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है। और यदि कंडक्टर एक समान तथा चिकने यूनिफॉर्म और स्मूथ है तब कोरोना के कारण उत्पन्न चमक ग्लो रहता कंडक्टर की संपूर्ण लंबाई पर एक समान परंतु स्मूथ नहीं होती है। ठीक है। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रीब्यूटर को विद्युत ऊर्जा कम वोल्टेज पर जनरेट की जाती है और पावर स्टोन लोड के केंद्र पर स्थित होता है। ठीक है। एक इंटरकनेक्टेड प्रणाली में फीडर के किसी भाग में दोष आने पर सभी कंज्यूमर्स को निरंतर सप्लाई देना है तो दोषयुक्त भाग को डिस्कनेक्ट कर संभव है। ठीक है। पावर तथा कम्युनिकेशन लाइनों के मध्य प्रेरित व्यवधान इंडक्टिव इंटरफेरेंस खालिस्तान द्वारा कम किया जा सकता है तो पावर लाइनों में ट्रांसपोजिशन तथा कंडक्टर के मध्य दूरी बढ़ाकर। ठीक है। उच्च वोल्टेज पर पावर ट्रांसमिट करने से वोल्टेज रेगुलेशन उत्तम होता है। और ट्रांसमिशन लाइन में जो विभिन्न सब स्टेशनों पर पावर फिट करती है तो उसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और ट्रांसमिशन लाइन का सर्वाधिक उत्तम भाग है तो पोल और टावर कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है। जब पावर की एक निश्चित मात्रा एक निश्चित लंबाई पर निश्चित हानि पर ट्रांसमिट करनी होती है तब आवश्यक चालक का भार वोल्टेज के वर्ग तथा लोड के पावर फैक्टर के विलोमानुपाती रहता है। ठीक है। डीसी ट्रांसमिशन लाइन में दो कंडक्टर के मध्य कैपेसिटेंस लाइन की लंबाई के सीधे समानुपाती तथा दो कंडक्टर मध्य के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा। ट्रांसमिशन लाइन की गार्डिंग से सबसे नीचे वाली यूनिट ग्राउंड कैपेसिटी कम होती है, कैपेसिटेंस कम होता है। ऐसी ट्रांसमिशन लाइन में फेज संशोधन के लिए उपयुक्त उपकरण है तो सिंक्रोनस मशीन। एक ट्रांसमिशन लाइन नियत फिक्स पावर ट्रांसमिट कर रही है तो लाइन की दक्षता बढ़ जाएगी जब वोल्टेज बढ़ती है तथा पावर फैक्टर भी बढ़ता है। ट्रांसमिशन लाइन में पावर हानि पावर लॉस मुख्य प्रतिरोध के कारण होता है। ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता लोड के पावर फैक्टर पर बढ़ने पर वही बढ़ती है। और कंडक्टर किस आकृति के बनाए जाए जिससे कोरोना हानि कम हो तो वो वर्ताकार बनाना चाहिए, गोल बनाना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारे पास है। और डायनामीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का लाभ है तो ये क्या है? कुंडली वायु कोडित होने के कारण इंस्ट्रूमेंट में हिस्टेरिसिस और भंवर धारा हानि नहीं होती है। ठीक है। और स्टैंड गेज पैसिव ट्रांसड्यूसर तथा इसका उपयोग मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को प्रतिरोध में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। एक आदर्श एमिटर का आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है और हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्शन निर्भर करता है आरएमएस मान के ऊपर, वह निर्भर करेगा। ठीक है। और हम देखेंगे इसमें सौर सेल फोटोवोल्टाइक डिवाइस है और इंडक्शन टाइप वाट मीटर का उपयोग किया जाता है तो एसी पावर मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बाकी जितना भी था मैं यहाँ से आगे करवा दिया हूँ लेकिन ये डबल आ रहा है इस कारण से मैं यहीं तक लेक्चर को दूंगा ताकि आप लोग को आसानी हो। मैंने 3 लेक्चर दिया और मैराथन क्लास करके शॉर्ट रिवीजन वन लाइनर करके उसमें मैंने डाला हूँ थंबनेल में भी, तो उसको आप देखो ताकि आपको तीनों लेक्चर से पूरा के पूरा इलेक्ट्रिकल के हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी पॉइंट है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। आप 1 से 2 बार देखोगे तो आपको रिवीजन में आएगा। और इसको जब भी आप मतलब टाइम मिले आप खाते टाइम पे या किसी भी टाइम पे इसको रिवीजन करें और इसको सुने तो आपका जो इम्पोर्टेंट जो भी थ्योरी पूछे जाएगा वो आपकी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद। और आप अपना तैयारी को इस वीडियो को देख के और जो भी आपकी तैयारी कर रहे थे उसमें आप ध्यान दें कि आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और जो भी टॉपिक आपका कमजोर है उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।